स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स क्लास +2, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर की हम कंप्लीट टॉपिक्स इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दो बॉडीज़ हैं हमारे पास। बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है देन उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इज इक्वल टू दी n इंटू ई, वेयर n इज ए इंटीजर और हम बोल सकते हैं n इज ए 0 1 2 3 सो ऑन। Q के नीचे आप प्लस माइनस एन ई भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज एनी नंबर जो है इंटीजर है, जैसे n इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 सो ऑन, एंड e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n is any natural number. Coulomb's law in electrostatic and its vector form. Then next is Coulomb's law in electrostatic and its vector form. n is any whole number. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कूलम्स लॉ है वो क्या बताता है कि दो जो चार्जेस हैं Q1 Q2 अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F। रिपेल करेंगे अगर वो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हैं, और अट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करके हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर ये जो K है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फॉर ए वैक्यूम 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको कूलम्स लॉ को लिखना है तो आपने क्या लेने हैं? वेक्टर, यूनिट वेक्टर लेने हैं 1 to 2 एंड 2 to 1। तो पहले हमने मैग्नीट्यूड लिखा है 1 पर फोर्स ड्यू टू दी 2, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन विच इज r⁻²1 कैप। तो ऐसे ही हमने F21 वेक्टर लिखा, सेकंड चार्ज पे फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट, उसमें हमने यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन लिखा। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। कूलम्स फोर्स ये जो सेंट्रल फोर्स होती है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यहाँ से हम यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज हम किसे बोलते हैं? अगर Q1 Q2 दोनों Q के इक्वल हो, R इज इक्वल टू द 1 मीटर हो और F वैक्यूम की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो, देन हम ये सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास Q जो है वो यूनिट आ जाएगा। तो 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद ए फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन when placed in vacuum at a distance of 1 मीटर from it। जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज से वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं और वो इतनी फोर्स से अगर अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं, देन हम उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज। नेक्स्ट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम को अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस एट ए सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। तो दोनों की रेशो को हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और हमने फर्स्ट चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, देन दिस रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। एंड नेक्स्ट इसमें आती हैं चार्ज डेंसिटीज। 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज हम इसमें यूज़ करते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटीज Q/L, सरफेस चार्ज डेंसिटीज Q/A एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज Q/वॉल्यूम। तो इनके यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब।
नेक्स्ट हम किसी बॉडी को जो चार्ज है वो दो तरीके से कर सकते हैं, बाय कंडक्शन और इंडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्शन में हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं दोनों में, तो इसमें सेम नेचर का चार्ज ही आता है अनचार्ज बॉडी पे जब उसको चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाते बट नियर ही रखते हैं दूसरी बॉडी से। इससे जो चार्ज है वो ओपोजिंग नेचर का आता है नियर बाय फेस पे, और दूर वाले फेस पे पॉजिटिव अदर नेचर का चार्ज आता है, और उसकी अर्थिंग के बाद उसका ये जो आउटर चार्ज है ये अर्थ को चला जाता है और बाकी का चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इंडक्शन में जो चार्ज है वो ओपोजिट नेचर का आता है। नेक्स्ट आपको ये दो तीन क्वेश्चन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स? जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाती बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर, किसी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होती है, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस लूप्स हैं। When the electric dipole, ये आगे वैसे आएगा क्वेश्चन, is placed in uniform electric field then represent a position of dipole in a stable and unstable equilibrium। जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी दो पोजीशंस होती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? अगर हम इस डाइपोल को डिस्टर्ब भी करें इस पोजीशन से और वो अपने आप ही इस पोजीशन को दोबारा रीगेन कर ले, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके लिए ये फोर्सेस, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ई वाली डायरेक्शन में और माइनस चार्ज दूसरी डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये जो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ ई। अगर इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, मींस ऐसे फोर्सेस लग रही हैं, पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ही फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स देती है। तो अगर तो ये कंडीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और नीचे वाली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अगर हम इस पोजीशन से डाइपोल को डिस्टर्ब करेंगे तो डाइपोल अपनी पोजीशन को स्टेबल की तरफ ले जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? अगर हम अज्यूम कर लेंगे ये एक पॉइंट पे कैंसिल करती हैं तो वहाँ पर दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो दिस इज इम्पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे बोलते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और उसके नज़दीक कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा Q0 और उस पर फोर्स लग रही है F। तो हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कूलम्स लॉ के हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे, चार्ज को चार्ज से कैंसिल कर देंगे तो 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप। एफ फैक्टर को हमने Q0 से डिवाइड किया, Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी पाथ है जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर वे फ्री हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस लूप होती हैं बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के सरफेस पे ये नॉर्मली निकलती हैं। तो नॉर्मली निकलने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सरफेस सारी सरफेस एक ही पोटेंशियल पे होती है, और अगर पूरी सरफेस एक ही पोटेंशियल पे है तो उस पर ये जो वर्क डन है सरफेस पे, अगर हमें मूव करना है चार्ज को तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो चाहिए होगी। अगर वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस पे लिया गया वेक्टर, सरफेस के ऊपर टेंजेंट लिया गया वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमेशा कंडक्टर के नॉर्मली ही निकलती हैं बिकॉज सरफेस सारी एक पोटेंशियल पे होती है और वर्क डन की वैल्यू जीरो आ जाती है। अगर हमने सरफेस पे चार्ज मूव करवाना हो तो वर्क डन तभी जीरो हो सकता है अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। देन नेक्स्ट,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस होती है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखती हैं हमें। Next one is electric dipole and dipole moment. Dipole means minus q plus q charge separated by distance 2a, and dipole moment is the charge into distance between them. Charge into distance between them. और इसके यूनिट क्या बन जाएंगे? कूलम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी ये एक्सियल लाइन है, इसके पी पॉइंट पे हमने ई एक्सियल कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम एक कंसिडर करेंगे माइनस क्यू की वजह से, जिसको हमने E1 लिख लिया, और एक कंसिडर करेंगे प्लस क्यू की वजह से, जिसको हमने E2 लिख लिया। तो इनके रिलेशन को हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ की हेल्प से इनके रिलेशन को लिखेंगे। और ये सेंटर से डिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करेंगे, ये जो है R, तो माइनस क्यू से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस ए, और प्लस क्यू से क्या हो जाएगी? R माइनस ए। तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और इन दोनों में से ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा है E2 का, तो हम ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो E2 माइनस E1 इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज कॉल्ड द E एक्सियल। तो इसको हमने सोल्व करके जब पूरा सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा Q2A 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो Q इंटू 2A है इसको हम P पुट करेंगे। P क्या है? डाइपोल मोमेंट। P क्या है? हमारी डाइपोल मोमेंट। अगर हमारा डाइपोल अगर शॉर्ट हो, छोटा डाइपोल हो, तो हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से इसको ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P के ऊपर वेक्टर डालेंगे और E के ऊपर वेक्टर डालेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर वेक्टर डालेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द इक्वेटोरियल लाइन का। इक्वेटोरियल लाइन किसे बोलते हैं? अगर डाइपोल के सेंटर पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। उस पे पॉइंट है P, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे पॉजिटिव नेचर का, तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड पहले देखते हैं किसके इक्वल होगा। E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कितनी है? AP का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने E2 का भी ऐसे ही लिखा। E1 E2 का मैग्नीट्यूड जो आया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करके हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ क्या लगता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया। कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करते वक्त हमने यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। कोस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे कोस थीटा की जगह पर, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनली ये रिलेशन आ जाएगा Q इंटू 2A की वैल्यू पुट करने के बाद P डाइपोल मोमेंट। तो इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर माइनस डालेंगे। ये माइनस क्यों आई? बिकॉज ये जो डाइपोल मोमेंट है ये होती है माइनस से प्लस की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस डाली है। इन केस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल छोटा है तो A को निगलेक्ट करेंगे। A को निगलेक्ट करने के बाद हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे पावर में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब इज द रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। नेक्स्ट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो उस पर टॉर्क लगेगी। अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर आपने करेक्ट कर लेना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज पे F फोर्स लगेगी और माइनस क्यू चार्ज पे भी F फोर्स लगेगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस F फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? Q इंटू E के।
क्यू इंटू ई के इक्वल होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो इसका दो तरह का मोशन होता है, इस डाइपोल का टॉर्क भी लगती और नेट फोर्स भी लगती, जिसकी वजह से इसका ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन होता। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मीन्स यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में इसका ये जो नेट फोर्स इस पे लगती और इसका मोशन ट्रांसलेशनल एज वेल एज टॉर्क की वजह से रोटेशनल भी होता। बट यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात की है, तो एफ फोर्स लग रही है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है BC। तो टॉर्क किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद Q इंटू 2A की वैल्यू को P पुट किया, तो फाइनली हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ गया, टाउ इज इक्वल टू दी PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू द P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मीनिंग क्या है, फ्लक्स का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस को नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सोल्व कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सरफेस एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया, उससे कितनी फ्लक्स निकल रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द E एंड DS। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द सरफेस S। तो फ्लक्स के यूनिट भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया के मीटर स्क्वायर। सो फ्लक्स के यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट वन इज द गोस थ्योरम। गोस थ्योरम ने क्या कहा था हमें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मींस किसी क्लोज्ड सरफेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है, ये किसके इक्वल होगी, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, जो उसके अंदर चार्ज पड़ा है। मींस उसके अंदर जो चार्ज पड़ा है, इनक्लोज हुआ है, उसका 1/ε0 टाइम्स किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू दी E वेक्टर डॉट DS वेक्टर क्लोज्ड इंटेग्रल ओवर ए सरफेस S Q अपॉन ε0। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक चार्ज लिया Q और एक क्लोज सरफेस ली, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये। पॉइंट चार्ज के केस में हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक चार्ज है DS इसका एरिया है स्मॉल, तो स्मॉल एरिया से हमने फ्लक्स निकाली पहले, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर सोल्व किया, E वेक्टर ये लिखा बाय कूलम्स लॉ। तो ये आ गया हमारे पास E एंड DS के बीच का एंगल कितना है, कोस 0 डिग्री है, कोस 0 बरा यहाँ पर। और ये जो यूनिट वेक्टर है E की डायरेक्शन में आर कैप की मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² DS। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर ए होल स्फीयर। तो इंटीग्रेशन करके हमने ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं ये बाहर निकाल दी और DS की इंटीग्रेशन की, वो आ गई हमारे पास 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया फाई इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो गॉसियन सरफेस किसे बोलते हैं, गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस है जो हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम द चार्ज एट इक्वल डिस्टेंस, जो चार्ज के इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। जैसे पॉइंट के लिए स्फेरिकल सरफेस, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस जनरेट करके ही हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलम्स लॉ कैसे बनाएंगे, पहले हमने किया कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम बनाई, अब हम कूलम्स लॉ कैसे बनाएंगे गॉस थ्योरम को यूज़ करके। उसके लिए हमने दो चार्ज लिए Q1 Q2 और ये इमेजिनरी सरफेस जनरेट की, और हमने लिख लिया कि फोर्स जो 2 चार्ज पे लगेगी दैट इज़ द Q2 इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट है Q1 की वजह से। तो हमने यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन ε0। तो यहाँ पर दोनों का जो ये डॉट प्रोडक्ट है कोस 0 डिग्री आएगा, बिकॉज DS वेक्टर तो आउटसाइड है और E वेक्टर भी आउटसाइड है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो
ई को हमने बाहर निकाल लिया, डी एस का 4πr² बिकॉज स्फीयर कंसिडर किया हुआ है, और इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है जहाँ पर Q2 पड़ा है। तो हमने आगे क्या किया इसमें, बी पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकल आई ड्यू टू द चार्ज एट ए। तो हमने फोर्स निकाल ली Q2 इंटू ई करके, तो ये हमारे पास फाइनली फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस आ गई बाय विद द हेल्प ऑफ द गोस थ्योरम। ऐसे कूलम्स लॉ हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट ये जो है ये दो आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ द गोस थ्योरम इसे बोलते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो इसकी लेंथ जो है ये इनफाइनेट है। हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन एल कंसिडर किया। हमने पूरी वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जनरेट की ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। तो उसका रेडियस किसके इक्वल है, जितनी इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है फ्रॉम दी वायर। तो ये आर रेडियस का हमने सिलेंडर कंसिडर किया। तो इस सिलेंडर की तीन सरफेसेस हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन इज़ द सर्कुलर एंड एट द अपर पार्ट, सेकंड इज़ द कर्व्ड सरफेस, थर्ड इज़ द लोअर एंड का सर्कुलर एंड। तो टोटल फ्लक्स जो होगी तीनों का सम अप होगी φ1, φ2, φ3। ऊपर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे, नीचे वाली पे भी 90 डिग्री पे। तो 90 cos 90 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट जब सोल्व करेंगे cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो φ1 एंड φ3 तो 0 हो गए, बट हमने φ2 कैलकुलेट करना है। अब φ2 जब कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो cos 0 बना, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया E कांस्टेंट है, E बाहर आ गया बिकॉज गॉसियन सरफेस ली है तभी तो E कांस्टेंट है। तो ds2 सारा जोड़ के ds2 कर्व्ड सरफेस पे ये आ जाएगा 2πrl। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrl। तो E इंटू 2πrl इज इक्वल टू फाई। फाई इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर विच इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। तो ये गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q यहाँ पर क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो तो लेंथ एल पे डिपेंड करेगा, बट हमने तो पूरी सिलेंडर के हिसाब से बात करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन L। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, L से L कैंसिल हुआ और E हमारे पास आ गया 1/2π लैम्डा बाय आर। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनेटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनेट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने P पॉइंट पे। तो हमारे पास ये जो शीट है ये इनफाइनेट है, तो उसकी वजह से हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने P पॉइंट पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस जनरेट की, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो उसके तीन पार्ट ही लिए, 1 सरफेस ये वाली, 2 सरफेस ऊपर वाली, तो 3 इधर वाली। तो हमने इसको क्लोज्ड कंसीडर करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया सिलेंडर को। तो अब हमने क्या किया कि टोटल फ्लक्स φ1, φ2, φ3, अगर हम इस सरफेस पे देखें, इधर वाली सरफेस पे E एंड ds की डायरेक्शन सेम है, इधर वाली पे भी E एंड ds की डायरेक्शन सेम है, बट सेकंड सरफेस पे E एंड ds की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, φ2 0 हो जाएगी। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करके 0 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ φ1 एंड φ3 इन दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो ये तो सीधे ही डॉट प्रोडक्ट cos 0, तो वेक्टर cos 0 आने से ये इसके इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने E कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, E को कांस्टेंट है बिकॉज इन दोनों को हमने सेम डिस्टेंस पे लिया है और ये पूरा एरिया एक ही डिस्टेंस पे है इससे, तो E कांस्टेंट रहेगी। E को हमने बाहर निकाल लिया, ds1 सारे जोड़ के ये एरिया A आ गया, तो ds3 सारे जोड़ के इधर वाला एरिया जो कि सेम ही है E के इक्वल। ये सेंटर में क्रॉसिंग पे भी एरिया A ही है, तो एरिया ये क्रॉसिंग का एरिया है जिससे ये सिलेंडर इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो E इंटू ए, इसका सोल्यूशन भी E बाहर निकाल के ds1 का A और E इधर से भी बाहर निकाल के ds3 का A, 2EA आ गया। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। Q तो इतने रीजन का ही चार्ज है, Q सिर्फ इतने रीजन का ही चार्ज है, यही तो क्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, तो यही रीजन आ रहा है। तो हमने तो सारी के हिसाब से बात करनी है, तो हम यहाँ पर लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द
चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन ए, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए, तो इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमने फाई की वैल्यू भी 2 EA पुट कर दी, ए से ए कैंसल, और ई हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये थिन शीट के लिए है। अगर हमारी शीट थिक होती, अगर शीट थिक है तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ ए थिक शीट के केस में हम ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो थी, क्यू की वैल्यू में हम सिग्मा इंटू 2A भरेंगे। अगर यहाँ पर 2A कैसे आ गया, बिकॉज थिक शीट के केस में ये जो चार्ज है ये इस तरफ भी है और इस फेस के दूसरी साइड पे भी क्यू चार्ज है, तो इसको इसलिए हमने क्यू इंटू 2A लिया, बिकॉज यहाँ पर ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ये डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो गया, बिकॉज थिन शीट के केस में तो चार्ज एक साइड वाला ही दूसरी तरफ पे एक्ट कर रहा था थिन शीट के केस पे, बट इन केस ऑफ थिक शीट ये दोनों तरफ चार्ज अलग अलग है। इस केस में इधर चार्ज अलग है क्यू और दूसरी तरफ अलग चार्ज है, तो दोनों को कंसिडर करने के लिए हमने टोटल चार्ज निकालने के लिए सिग्मा को 2A से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज दोनों तरफ की एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनली आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द थिक शीट ऑफ द चार्ज। थिक शीट पे ये चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक केस आता है, स्पेशल केस, अगर हमारे पास दो शीट्स हों तो एक के सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरी की सिग्मा भी, हमारे पास 3 रीजन्स क्रिएट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालनी है, तो इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया। पहली शीट की वजह से अगर बात करें पहले रीजन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से बाहर को होती है, और दूसरी शीट की वजह से भी बाहर को होगी। ई एंड ई बी बोथ आर इन दिस डायरेक्शन, बट इन द मिडल अगर हम बात करें तो ए की वजह से तो इधर को होगी और बी की वजह से इधर को होगी, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई सेंटर में। और थर्ड में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ही होगी। तो तीनों रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। पहले फर्स्ट रीजन में लिखी, दोनों का मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया, नेगेटिव क्यों लिया, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला तो हम करके आए हैं पीछे, इसके आगे नेगेटिव इसलिए लगाया बिकॉज हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है। तो दोनों को हमने ऐड किया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इन दी फर्स्ट रीजन। बीच वाले सेंटर रीजन में दोनों को हमने क्या किया, माइनस। सिग्मा बी को हमने माइनस लिया बिकॉज ई बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ई ए बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ई ए को हमने पॉजिटिव ही लिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। और थर्ड रीजन में दोनों ही पॉजिटिव लेंगे, दोनों को पॉजिटिव लेने की वजह से ये आ गया हमारे पास। अगर दोनों प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इक्वल हो, सिग्मा ही हो, तो फर्स्ट रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर वाले रीजन में जीरो, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और थर्ड रीजन में ये, अगर एक पे सिग्मा और दूसरी पे नेगेटिव सिग्मा माइनस सिग्मा हो, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज, देन उस केस में फर्स्ट रीजन में अगर हम सिग्मा और माइनस सिग्मा पुट करें, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी की वैल्यूज़ को, तो ये भी जीरो, ये 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बी जीरो। तो ओनली सेंट्रल रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, दैट इज ओनली सेंट्रल रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा आर्टिकल, इससे हमारा गॉस थ्योरम तक का लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।